Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के 9वें लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर्स को कवर किया है, जिसमें आपको जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशन के बारे में, टाइप्स ऑफ वेरिएशन के बारे में, वेरिएशन इवोल्यूशन में किस तरह से पार्टिसिपेट करता है इसके बारे में, मेंडेलिज्म के बारे में, पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट क्या है, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट क्या है, और इसके साथ ही डीएनए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए क्रोमोसोम में किस तरह से स्थित है और क्रोमोसोम किस तरह से जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से पीछे के जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करता है। इससे पहले के लेक्चर में यानी कि 8वें लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो अर्थ है इस अर्थ पर ओरिजिनेशन लाइफ का कहां से हुआ है, जिसमें हम लोग अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में देखे, जिसमें सबसे पहला था थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसके अलावा लाज़ारो स्प्लेंज़नी का एक्सपेरिमेंट, इसके बाद लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। आज की इस क्लास में हम लोगों का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट होगा या जो पहला थियरी होगा ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, वो है ऑपेरिन हेल्डन थियरी या मॉडर्न थियरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थियरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थियरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ ये दिया गया था ऑपेरिन और हेल्डन के द्वारा, इसलिए इसको ऑपेरिन और हेल्डन थियरी के नाम से भी जाना जाता है, या इसके अलावा इसको थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ऑपेरिन और हेल्डन के द्वारा ये बताया गया था कि ऑरिजिन जो है लाइफ का इस अर्थ पर वो अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन से हुआ है। इस थियरी का इस टॉपिक का शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करेंगे। जरा यहां देखेंगे मॉडर्न थियरी, सबसे पहले याद जो आपको इसमें रखना है ये कि ऑपेरिन एंड हेल्डन के द्वारा दिया गया था। आपको इसी नाम से याद रखना है, ऑपेरिन एंड हेल्डन, जबकि पूरा नाम इसका है AI ऑपेरिन एंड JBS हेल्डन। AI ऑपेरिन और JBS हेल्डन के द्वारा यह थियरी दिया गया था 1923 में। इसके अलावा इसका बायोग्राफी आपको ज्यादा जानना नहीं है। केमिकल इवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पहले ही बता जा चुका है कि ये ऑपेरिन और हेल्डन का मानना था कि जो आज का अर्थ है वो पहले वाला स्थिति में नहीं है, या पहले वाला जो अर्थ का स्थिति था वो आज के स्थिति में नहीं है। कहने का मतलब कि ना यहां पर वाटर था, ना ही यहां ऑक्सीजन था, ना ही यहां नाइट्रोजन था, ना ही यहां हाइड्रोजन था। तो था क्या? तो केवल और केवल एक आग का जलता हुआ टुकड़ा इस अर्थ को माना गया था, जहां लगातार केमिकल प्रोसेस चला, बहुत सारा केमिकल प्रोसेस चलते रहा, कई हजार, कई लाख, कई करोड़ साल तक जब ये एक्सपेरिमेंट चला, प्रोसेस चला, तो इस प्रोसेस में धीरे धीरे कहीं से क्या हुआ कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। पहले हाइड्रोजन की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और मिल करके वाटर का फॉर्मेशन किया। अब सोचो जरा कि अगर उतना भयानक जलते हुए आग पर 10 बूंद वाटर पानी जो है वो गिर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा तो नहीं कि हमारा अर्थ इतना छोटा है, ऐसा नहीं ना है, एक काफी बड़ा टुकड़ा था, और इस टुकड़े पर अगर थोड़ा बहुत पानी आ भी जा रहा है तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्या कहा गया कि मिलियंस ऑफ ईयर ये प्रोसेस चलते रहा। अरे थोड़ा थोड़ा ही पानी अगर मिलियंस ऑफ ईयर तक आते रहे इसके ऊपर तो क्या होगा? पहले अगर ऐसे समझो कि जिस पे रोटी बनाते हैं, ठीक है,
जिसपे रोटी बनाते हैं, उस पे क्या करो कि जब रोटी बन गया घर में तो वो पूरा गर्म होगा, अब उस पर थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहो, तो अचानक तो वो ठंडा नहीं ना हो जाएगा, क्या होगा, लगभग 20 मिनट 25 मिनट के आसपास तुमको समय लगेगा थोड़ा बहुत उसको ठंडा होने में। लेकिन अगर लगातार डालते रह जाए, डाले फिर वो पानी वाष्प बना, फिर डाले फिर वाष्प बना, फिर डाले फिर वाष्प बनेगा, फिर पानी डालेंगे फिर वाष्प बनेगा, फिर पानी डालेंगे फिर वाष्प बनेगा, लगातार जो ये प्रोसेस चलते रहेगा तो क्या होगा, कुछ समय के बाद तो ठंडा हो जाएगा ना। तो पृथ्वी के साथ भी, अर्थ के साथ भी यही कंडीशन हुआ। तो मिलियंस ऑफ ईयर तक ये प्रोसेस चलते रहा, तब जाकर के अर्थ जो है वो आज के स्थिति में यानी कि ठंडा हुआ और वहां पर ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये संभव हो पाया। इससे पहले जो अर्थ था उस पे ऑरिजिन जो था, ऑरिजिन अगर हुआ भी तो वो लिविंग कंडीशन में नहीं रह सका। वो स्थिति ऐसा था कि वहां जीवों का, ऑर्गेनिज्म का जीवित रहना मुश्किल था। बात समझ गए? चलिए, ऑपरेन और हेल्डन के पॉइंट का जो थ्योरी है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ वाज ओरिजिनेटेड बाय द कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स। ऑपरेन थ्योरी इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिंथेसिस। फर्स्ट लाइफ वाज ओरिजिनेट इन द वाटर ऑफ ओशियंस। बात समझे? क्या कहा गया कि ये जो लगातार पानी बनते गया और आते गया कहाँ, अर्थ पे, तो कभी जब ठंडा हुआ, तो जब ठंडा हुआ तब तो वो पानी वेपर नहीं बनेगा, तब क्या होगा, तब जमा हो जाएगा ना पानी के फॉर्म में। पानी के फॉर्म में वो क्या हुआ, जमा हो गया। अब वहीं पर लाइफ का ओरिजिनेशन हो गया। बात समझ गए? जो ज्यादा गड्ढा था वो ओशियन में परिवर्तित हो गया, जहां पे गड्ढा ज्यादा था वहां पानी आया, वो ओशियन में चेंज हुआ और उसके कारण क्या हुआ, वो वहां पर ओशियन का फॉर्मेशन हुआ और उसी ओशियन में क्या हुआ कि लाइफ ओरिजिनेट किया है। ध्यान देंगे, इसका आगे एक्सपेरिमेंट भी है, फिर मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, वो इस बात को प्रूव करेगा। ओशियन शो वाटर इज इसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर। अभी तक ऐसा माना गया था इनके समय तक में कि ऑपरेन और हेल्डन का कहना था कि क्या हुआ कि ओशियन में ओरिजिनेशन हुआ लाइफ का, तो इसीलिए लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए वाटर कंपलसरी है। अभी तक मून पे लाइफ संभव, जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां पानी नहीं है। जहां पानी है वहां पर जीवन संभव हो चुका है, लाइफ पॉसिबल हो चुका है। एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्री O2 वाज एब्सेंट, सो फर्स्ट लाइफ एनारोबिक। पहले क्या था, अभी तुरंत का है ना कि ना ऑक्सीजन था, ना नाइट्रोजन था, ना हाइड्रोजन था, तो इसलिए क्या था, उस समय का स्थिति एनारोबिक रहा। ठीक है, चलिए। इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट बट complete oxygen consumed in composition, so primitive atmosphere of earth was reducing नेचर का था, जो भी चीज मिलता उसको रिड्यूस कर दिया जाता था। ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड बाय रिप्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तब माना पूछा ये गया कि ऑक्सीजन तब आया कहां से, पहले नहीं था और आज अचानक से कैसे आ जाएगा, तो कहा गया कि किस तरह से आया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ये ऑक्सीजन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। यही कहा गया ऑपरेन और हेल्डन के द्वारा, कहा कुछ नहीं जा रहा है, आप केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस तरह से याद रखेंगे उंगली पे। सबसे पहला कि इसका कहना था कि लाइफ कहां ओरिजिनेट हुआ है, ओशियन में, इसीलिए लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए वाटर क्या है, कंपलसरी है। जहां वाटर नहीं है वहां लाइफ जो है ओरिजिनेट नहीं हो सकता है। अर्थ का पहले का स्थिति बड़ा भयावह था, वहां पर किसी भी तरह का कोई गैस फ्री स्टेट में नहीं था, सारा कंपैक्ट स्टेट में था। ऑक्सीजन एब्सेंट था, हाइड्रोजन भी एब्सेंट था। ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति है यानी कि जो ओरिजिनेशन है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा हुआ है। बात समझ गए? ऑपरेन और हेल्डन का थ्योरी यही कहता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी कहा ना ये कि केमिकल सब्सटेंस से हुआ है, तो केमिकल सब्सटेंस कहां से आया, केमिकल सब्सटेंस से हुआ है तो कहीं से तो बना होगा ना। तो उसी प्रोसेस को, मतलब इसी स्टेज को, इसके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया गया मिलर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, मिलर के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया गया। चलिए इसके एक्सपेरिमेंट को मिलर किस तरह से आगे बढ़ाए, इस बात को जरा अब हम लोग देखते हैं। तो यहां हम लोग दे देते स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट।
मिलर के एक्सपेरिमेंट को समझिए, मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है और किस तरह से मिलर के द्वारा यह काम किया गया था। तो याद रखना है, मिलर स्टूडेंट थे हेराल्ड यूरे का, ये आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। हेराल्ड यूरे नाम के साइंटिस्ट का जो है ये स्टूडेंट रहे मिलर, जो ये प्रूव करने में सफल रहे कि ओरिजिनेशन जो है वो क्या हुआ है, कहां से हुआ है, केमिकल सब्सटेंस से। तो इससे पूछा गया कि वो केमिकल सब्सटेंस कहां से आया, तो उसी बात को अब यहां प्रूव किया जाएगा कि वो केमिकल सब्सटेंस कहां से आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। चलिए, हैरोल्ड यूरे के स्टूडेंट थे मिलर, जो ये साबित किए कि केमिकल कंपोजिशन जो ऊपर कहा गया था पॉटरिंग और हेल्डन के द्वारा कि केमिकल सब्सटेंस से लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ है, तो वो केमिकल सब्सटेंस आया कहां से है, तो इस चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यहां से दिया गया। स्टेनले मिलर टुक अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। एक फ्लास्क लिए ध्यान देंगे जरा, एक यहां से लिए इस तरह से एक फ्लास्क लिया गया, ये जो है ये एक फ्लास्क लिया गया और इस फ्लास्क में लिया गया क्या सब, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, जिसका रेशियो था 2:1:2, ठीक है, 2:1:2, यानी कि मीथेन 2, ठीक है, यहां पर अमोनिया 1 और हाइड्रोजन फिर से 2, 2:1:2 के रेशियो में लिया गया। यहां हम लोग लिख देते हैं मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये 3 चीज लिया गया। अब देखिए जरा फिगर सही समझेंगे, पूरा कहानी जो है महाभारत यहीं पर मिल जाएगा, जितना भी महाभारत यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या किया गया, इन अ लार्ज फ्लास्क एंड पास्ड स्ट्रीम ओवर इट बाय बॉइलिंग वाटर एंड कनेक्टिंग इट विथ ग्लास ट्यूब। इसको क्या किया गया कि आगे जो है एक ग्लास ट्यूब से इस फ्लास्क को जोड़ दिया गया, इस तरह से, इससे क्या किया गया, एक ग्लास ट्यूब से यहां पर जोड़ दिया गया। अब देखिए जरा, इलेक्ट्रिक स्पार्क वाज डिस्चार्ज इन द मिक्सचर बाय यूजिंग 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको ज्यादा नहीं ये सब याद रखना, टंगस्टन का था, आयरन था, क्या था, उससे मतलब नहीं है। आपको याद रखना कि पहले वाला स्थिति क्रिएट किया गया है। स्पार्क मतलब क्या, स्पार्क दिया गया मतलब क्या, गर्म किया गया। पहले का स्थिति 1000 या 1500 वोल्ट के आसपास जो यहाँ क्या किया गया, इलेक्ट्रिक पास किया गया, स्पार्क जैसे ही दिया गया। यहाँ अब देखते हैं हम लोग जरा कि यहाँ क्या किया गया, स्पार्क इलेक्ट्रोड से जो है, इलेक्ट्रोड से स्पार्क डाला गया जो गर्म हो जाए, पहले वाला स्थिति को क्या करे, मेंटेन कर दिया। बात समझ गए। चलिए अब देखिए जरा, यहां पर आफ्टर 18 डेज, 18 दिन के बाद, दिस फ्लूइड वाज कलेक्टेड फ्रॉम एंड एनालाइज्ड। इस फ्लूइड को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया और एनालाइज किया गया। दिस डार्क रेड फ्लूइड वाज फाउंड टू कंटेन सिंपल एमिनो एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड। अब देखिए जरा, इसको बंद कर दिया गया था, ये भी याद रखना है, इसको पैक कर दिया गया था कि यहां से कुछ भी चीज निकल नहीं पाए। कुछ चीज यहां पर आकर के जमा हुआ। अब जब ये गर्म होगा तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ तो वेपर बनेगा ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ आकर के जमा हुआ, और जमा हुआ तो हो सकता था बाहर निकल जाए, लेकिन 18 दिन के बाद देखा तो ठंडा भी हो चुका था। तब तक में ये क्या हुआ है, यहाँ पर आकर के गिर गया, रुक गया। बात समझ गए ना, कुछ यहाँ मिला और कुछ यहाँ मिला। जब यहाँ पर इस दोनों का स्टडी किया गया तो देखा क्या गया, तो देखा गया कि यहां पर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंपल एमिनो एसिड में जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड मिल गया। सिंपल ऑर्गेनिक एसिड जैसे फॉर्मिक एसिटिक ऑक्सैलिक एसिड मिल गया। पेंटोज हेक्सोज एल्डिहाइड कीटोन मिल गया। फ्रॉम दीज कंपाउंड हाउ वेरियस लाइफ वाज ओरिजिनेट वाज स्टडीज इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब यहां से मिलर के द्वारा क्या कहा गया कि हमारे बॉडी का भी जो एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट, वो तो यही है, एमिनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लाइसिन है, या फिर इसके अलावा कीटोन है, एल्डिहाइड है, यही सारा चीज है। तो यही चीज यहां पर मिल रहा है। तो पहले का स्थिति देख लीजिए, क्या सब था, मीथेन था, अमोनिया था और हाइड्रोजन था इस अर्थ पे। बात समझ गए। लेकिन वो भी किस कंडीशन में, ध्यान दीजिए, मीथेन जैसे ही आया तो क्या सब मिल गया आपको, CH3, CH4, CH3 या CH4 मीथेन का,
यही स्थिति है। चलिए अमोनिया NH3 आ गया और हाइड्रोजन जो है ये इसी के साथ जुड़ा हुआ आपको मिल रहा है, यानी कि कोई भी चीज फ्री नहीं है। ऐसा नहीं कि कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सब एक ही साथ मिला हुआ था, जिस कारण से ये असंभव था लाइफ का को यहाँ पर एग्जिस्ट करना। अगर ऑक्सीजन को कॉम्पैक्ट स्टेट में आपको दे दे तो क्या आप उसको ऑक्सीजन के फॉर्म में यूज कर लेंगे? संभव है? अगर ऐसा होता हम लोग को ऑक्सीजन की कमी कभी होती, वाटर तो हमारे पास है ही, तोड़ तोड़ के ऑक्सीजन निकालते रहते हैं H2O में से, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बात समझ गए ना? तो ये कॉम्पैक्ट स्टेज में था, यहाँ पर हाइड्रोजन था तो, लेकिन किसी काम का नहीं था। बात समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां से ये मिलर का एक्सपेरिमेंट था, यहां तक ये सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग यहां तक पढ़े। ऑरिजिन जो है लाइफ का कैसे हुआ, लाइफ का ऑरिजिन इस अर्थ पर किस तरह से हुआ है, इस सब बात का चर्चा हम लोग अभी तक में किए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जितना भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है, साइंटिस्ट का मानना है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं एक ही ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ है, ऑरिजिनेट हुआ है। उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं, थियोरेटिकल प्रूफ और एग्जाम्पल के साथ जो है सारे साइंटिस्ट अपने समय में अलग अलग समय में अलग अलग तरह का जो है एग्जाम्पल दे करके उसके द्वारा ये बताया गया कि आप ये देख लीजिए कि किस तरह से जो हमारा ऑरिजिन है वो एक ही माना जाता है। अभी कहा गया ना कि ऑरिजिन जो है लाइफ का वो कहां से हुआ है, ओशियन से, यानी कि वाटर से। ओशियन से यानी कि वाटर से। तो वाटर वाला पहले का जो एनिमल होगा वो तो वाटर एक्वेटिक होगा ना, और वो हम लोगों से कहीं ना कहीं मिलता भी होगा। अरे बोलो, यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर में बदले हम लोग, धीरे धीरे इवॉल्व होते होते। अब एक ही दिन का ये प्रोसेस नहीं है। आपको आगे जब आगे के क्लास में आप चलेंगे 12th में, तो आपको बताया जाएगा कि अर्थ पे ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिनेशन है वो लगभग 3.5 ट्रिलियन ईयर पहले हुआ है ऑर्गेनिज्म का। बात समझ गए? अब इतना समय पहले हुआ और आज तक इवोल्यूशन चल ही रहा है, चल रहा है ना। पहले टेढ़ा था आदमी, फिर थोड़ा सा सीधा हुआ, फिर थोड़ा सीधा हुआ, और अब क्या हुआ, पूरा सीधा हो गया। बात समझ गए? अब इसके अलावा पहले के लोग मतलब जो एनिमल्स थे वो उसका जो स्थिति था वो 4 पैरों पे चल रहा था। अब ह्यूमन जो है इवॉल्व होकर के 2 पैरों पे चला, बाइपेडल लोकोमोशन शो करता है। इसके अलावा पहले के, इससे पहले जो जनरेशन चल रहा था उसमें पूंछ था, टेल था, और आज जो है टेल नहीं है। कभी देखे हो किसी को पूंछ? अरे देखे हो क्या? नहीं ना, तो इतना सोच में क्यों? नहीं है, ह्यूमन को नहीं है, कम से कम जानवर को, एनिमल को है। ह्यूमन में इवोल्यूशन देखोगे, ह्यूमन का इवोल्यूशन तो आगे आने वाले क्लास में 12th में अगर गलती से भी बायो पढ़ोगे तो वहां तुमको देखने के लिए मिलेगा क्या, कि जो इवोल्यूशन है, नेक्स्ट इवोल्यूशन ह्यूमन का होने वाला है कि पैर का जो छोटा उंगली है वो खत्म होगा, हाथ का छोटा उंगली खत्म होगा, यूज नहीं है उसका। तुम इसका क्या यूज करते हो? केवल इसका नाखून जो है ना तोड़ करके चबाने का काम करते हो, इसके अलावा इसका तुमको कोई काम नहीं है। तुम ध्यान से देखो, इस उंगली से कोई काम है तुमको? इस उंगली से कोई काम नहीं है। नहीं ना, है कि है? नहीं है, कोई भी काम इस उंगली से आपको नहीं है। तो इवोल्यूशन आगे चलोगे, ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ाया जाएगा तुमको कि क्या होता है कि नेचर उस चीज को रिजेक्ट कर देती है जिसका उसको जरूरत नहीं है। आज समझ गए? कुछ चीज ऐसा भी है नेचर में जो नेचर को नुकसान पहुंचा रही है लेकिन फिर भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कुछ बीमारी, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ढूंढ के आइएगा आप कि सिकल सेल एनीमिया नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन नेचर को उससे नुकसान है। तो नेचर क्यों एग्जिस्ट करवा रहा है? खत्म कर देता जिसको सिकल सेल एनीमिया है, वो आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मतलब हम कहते नहीं है जिंदा नहीं रहना चाहिए, नेचर के अनुसार। नेचर का काम ये है कि जिससे नुकसान है नेचर को, नेचर उसको क्या करती है, खत्म कर देती है। तो सिकल सेल एनीमिया वाला लोग खत्म क्यों नहीं हुआ, आगे के क्लास में जब पढ़ेंगे तो आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग जवाब ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, जो ढूंढ के लाओगे उसको मिलेगा प्राइज, और हमको उम्मीद है कि आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
अब देखिए, अभी से जो आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि जानवर में और हम लोगों में कोई अंतर नहीं है। मतलब अभी तक में आपको अगर कोई कह देता है जानवर हो क्या, तो आपको बुरा लगता है। आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि जानवर भी हम ही लोग हैं और हम ही लोग जानवर भी हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? ये ह्यूमन का नेचर है। जानवर अगर कह दोगे तो क्या होगा, बड़ा एकदम बुरा लगता है। और कह दो शेर है तो कहेगा वाह, छाती चौड़ा करके कहेगा शेर है। वो भी जानवर ही है, शेर भी जानवर है, लेकिन उसमें बुरा नहीं लगा। तो ह्यूमन का नेचर है कि जानवर कहने से अगर आपको बुरा लगता है तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि अभी जो है आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ये सारा चीज आपको प्रूव कर देगा कि क्या है, ह्यूमन भी कभी एनिमल था। ठीक है, चलिए सास भी कभी बहू थी क्या, तो वही इसी तरह से आदमी भी कभी जानवर था। चलिए बढ़िया, आगे सबसे पहला देखेंगे हम लोग होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, ध्यान देंगे यही सारा चीज है ना जो ये प्रूव करने वाला है कि आपका जो है ऑरिजिनेशन कहां से हुआ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एनिमल के फॉर्म में, एनिमल से हुआ है। चलिए सबसे पहला होमोलोगस ऑर्गन के बारे में देखिए कि क्या है। द टर्म होमोलोगस मीन द ऑर्गन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू कॉमन डिसेंट, although no functionally different homologous structure is different organism are inherited for a common ancestor। ध्यान दीजिए, होमोलोगस ऑर्गन ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा है लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। ध्यान दीजिए, एनालॉगस इसका उल्टा होगा कि स्ट्रक्चर उल्टा होगा, मतलब अलग होगा, लेकिन फंक्शन एक जैसा होगा। होमोलोगस ऑर्गन में क्या कहा गया कि फंक्शनली स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरह के ऑर्गन को क्या कहेंगे, इस तरह के ऑर्गन को हम लोग नाम देते हैं होमोलोगस ऑर्गन। इस तरह के ऑर्गन को क्या नाम देते हैं, होमोलोगस ऑर्गन नाम देते हैं। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में अगर देखें तो वर्टिब्रेट फोर लिम्ब कंटेन द सेम सेट्स ऑफ बोन और ऑर्गेनाइज्ड इन सिमिलर वे डिस्पाइट देयर डिसिमिलर फंक्शन। One can observe that the foramen of human, the wing of bat, and the flipper of whales, and the forelimb of other vertebrates all are formed of same basic skeleton element। बात समझिए, क्या क्या कहा गया, क्या क्या कहा गया, नहीं समझे। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, सॉरी फोर लिम्ब नहीं, फोर आर्म ऑफ ह्यूमन। ठीक है, फ्लीपर ऑफ वेल, और इसके बाद विंग्स ऑफ बैट्स। ये तीनों ध्यान देंगे जरा, इस तीनों का जो फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, फोर आर्म ऑफ ह्यूमन है, फ्लीपर ऑफ वेल है और विंग ऑफ बैट्स है, इस सब में तुमको ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ध्यान देंगे जरा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये स्केलेटन सिस्टम है हम लोगों का। ठीक है, जैसे ये वाला रीजन है तो ये ह्यूमरस है। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हड्डी बोन है वो रेडियस है, यहाँ पे जो है वो अल्ना है, यहाँ पर जो है वो कार्पल्स है, यहाँ पर जो है वो मेटाकार्पल्स है। बात समझ गए ना? तो इसी तरह से ऑर्गन है, तो इसके बारे में आपको नहीं जानना है, आप यहाँ पर समझना आपको ये है कि ह्यूमन का जो फोर आर्म है, फ्लीपर, वेल का जो फ्लीपर है और बैट्स का जो विंग्स है, इस तीनों में क्या है कि एक ही तरह का स्केलेटन सिस्टम है, एक ही तरह का बोन प्रेजेंट है। तो ये क्या दिखा रहा है कि आदमी, वेल और बैट्स यानी कि चमगादड़, ये तीनों कहीं ना कहीं सेम है। तो मतलब आज से आप चमगादड़ हो गए क्या? अरे नहीं, ये चमगादड़ टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बोन जो है इस तीनों का क्या है, स्केलेटन सिस्टम क्या है, सेम है। बात समझ गए ना? ये स्केलेटन सिस्टम क्या है, तीनों का सेम है। और देखो लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन क्या सेम है? अगर सोचो जरा, तब तो बढ़िया होता, फंक्शन सेम हो जाता तो कितना बढ़िया होता। नहीं बढ़िया होता, हम लोग जो है इस वेल के तरह पानी में एकदम जो है गोता लगाते रहते, ठीक है, और चमगादड़ के तरह रात में भी उड़ते रहते, अपने घर से निकलते दूसरे के घर में,
क्या नहीं होता? देख लेते किसके किसके यहाँ अच्छा अच्छा खाना बना है, रात में आराम से उसके यहाँ जाकर के खा के फिर उड़ जाते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो स्ट्रक्चर केवल क्या है, सेम है, फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। आदमी हाथ से क्या कर रहा है, देखिए फ्लिपर व्हेल जो है वो तैरने का काम कर रहा है, ये जो बैट से चमगादड़ ये उड़ने का काम कर रहा है। बात समझ गया? तो ये होमोलोगस ऑर्गन है। चलिए आगे आएंगे दूसरे नंबर ऑर्गन पे, और दूसरा नंबर ऑर्गन है एनालॉगस। ये भी आपको दिखाएगा क्या कि जो हम लोग हैं एनालॉगस, ये क्या है, फिर किसी ना किसी एनिमल से ये बराबर कर देगा आपको। एनालॉगस ऑर्गन, इसका उल्टा याद तुमको एक ही रखना, ये याद रखना कि याद तुमको एक ही रखना है। दोनों याद रखने का कोशिश करोगे ना तो दोनों भूल जाओगे। याद देखिए, चलिए देखिए जरा, एनालॉगस ऑर्गन में क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट, लेकिन फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा इसका सेम। चलिए ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, एनालॉगस ऑर्गन। चलिए, the converse of homologous organ is analogous organ. They are similar in function but are anatomically different. Anatomically different. ठीक है, स्ट्रक्चरली क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शनली क्या होगा, सेम होगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल, द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। विंग्स ऑफ बर्ड्स एग्जाम्पल है, और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली। चलिए ये दोनों क्या है, बोथ ऑफ विच आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। दोनों क्या कर रहा है, उड़ने का काम कर रहा है ना, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो क्या है, अलग है। बटरफ्लाई का और बर्ड्स का, दोनों का अगर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया जाए तो आप ऐसे समझिए कि बटरफ्लाई यानी कि पहले बर्ड्स वाला है ना, तो बर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपको, बर्ड्स के विंग्स का वो आपको जो है कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है। कुछ जो है इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, ये बर्ड्स का है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसका, बटरफ्लाई का, तो ये हम लोग को क्या मिलता है, इस तरह का। ये पूरा का पूरा क्या होगा, बराबर ही हो जाता है। ये बटरफ्लाई का मिला, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, लेकिन काम क्या कर रहा है, दोनों उड़ने का। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गन को हम लोग क्या कहेंगे, एनालॉगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। बात समझे? तो ये दोनों मतलब क्या बता दिया कि बर्ड्स और बटरफ्लाई एक जैसा था। बर्ड्स और बटरफ्लाई एक जैसा था, लेकिन समय के बदलाव के कारण क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गया। कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो गया। द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पेंगुइन देखे हो कभी? एक छोटा सा पक्षी है, समुद्री क्षेत्र में रहता है, बड़ा शांत पक्षी है। समझ गए ना, शांत पक्षी है, आराम से जो है ना मस्त होकर के चलता, उसको कोई टेंशन नहीं होता है। एक ऐसा पक्षी अर्थ पे था, अब तो खत्म होने के कगार पे है, कि उसको अगर मारने के लिए तुम दौड़ते तो वो खड़ा हो जाता कि मारना है मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए ना, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे वो चला करता था, इसलिए खत्म हो गया। बात समझ गए ना। पेंगुइन और डॉल्फिन, इस दोनों का क्या था, कहानी एक जैसा है। दोनों का जो पेंगुइन और डॉल्फिन का जो फ्लिपर है वो दोनों सेम था, लेकिन सोचो दोनों में क्या है, डॉल्फिन मैमल्स है और पेंगुइन बर्ड है, तो दोनों कैसे सेम है गया। तो कहा गया कि दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में इसका कंडीशन बदला, लेकिन इसका दोनों का एंसेस्टर यानी कि जो पूर्वज था वो क्या था, कॉमन हुआ करता था। बात समझे? चलिए इसके बाद आता है embryology of different vertebrate provide a strong evidence favoring organic evolution। अब देखिए एम्ब्रायोलॉजी, पहले आप समझिए कि एम्ब्रायोलॉजी है क्या, उसके बाद फिर बढ़ेंगे यहां से आगे। एम्ब्रियोलॉजी कोई बता सकते हो? बोलिए, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कोई बता सकते हैं क्या है? एम्ब्रियोलॉजी नहीं पता। एम्ब्रियोलॉजी देखिए ऐसा बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसमें आपको एम्ब्रियो के बारे में, अलग अलग तरह के एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करने का मौका मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी।
स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। बात समझ गए ना? तो ये जो एम्ब्रियोलॉजी है, ये जो एम्ब्रियोलॉजी है, जहां पर एम्ब्रियो का स्टडी किया जा रहा है, जहां पर एम्ब्रियो का स्टडी किया जा रहा है, ये बता दिया, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया कि जो हमारा एंसिस्टर्स है, यानी कि जो हमसे पहले ऑर्गेनिज्म था, वो सभी ऑर्गेनिज्म का एंसिस्टर क्या है? एक ही जैसा है। ठीक है, कैसे? तो ये देखिए जरा, ध्यान देंगे। The early embryo of different vertebrates show remarkable similarities. This indicates common origin of ancestry of different vertebrates. This observation led Ernst Haeckel to proposed law, which is popularly known as the biogenetic law. This law states that ontology recapitulates phylogeny, which means that during the embryonic development of any organism, its complete evolutionary history is repeated. मतलब क्या? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहानी कुछ नहीं, इतना बड़ा महाभारत जो चल रहा है, इसका कहना ये है कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट फर्दर आगे क्लीवेज करके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो आगे चल करके डेवलप करेगा और डेवलप करने के बाद ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। तो एम्ब्रियो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिस भी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन चल रहा है, उस ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियो तो बनना ही है, ये तो तय बात है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट मिला, जायगोट क्लीवेज करके बनाया एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो सब में बना और सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो को जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि सभी में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। कोई भी ऐसा एम्ब्रियो नहीं है जो डिसिमिलर है। सबका जो शुरुआती स्टेज है, शुरुआत वाला जो समय है, वो सब में एम्ब्रियो क्या है? एक ही जैसा है। तो यहां से ये क्या पता चला कि सभी जो एनिमल है वो एक ही जगह से क्या हुआ है? ऑरिजिनेट हुआ है। बात समझ गए? बात समझे? और भी है, ऐसा नहीं इतना पे ही खत्म हुआ है, कनेक्टिंग लिंक है। बात समझ गए? यानी कि देखोगे आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में कहा जाता है कि वो जो है ना, आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी है, उसको माना जाता है कि डायनासोर और रेप्टाइल्स के बीच का लिंक है। यानी कि डायनासोर का कुछ लक्षण जब खत्म हुआ ना, कुछ लक्षण खत्म हुआ तो उसके बाद वो क्या हुआ कि उसमें पंख आना शुरू हो गया, वो उड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे उसका पंख पहले उड़ता था, बाद में गायब हो गया, तो अब वो रेप्टाइल्स बन गया जो रेंग के चलता है। बात समझ गए? ऐसा बहुत सारा है। सांप में माना जाता है, सांप को देखो, कहा जाता है कि सांप पहले चलता था, लेकिन उसको क्या हुआ कि पैर कहीं भागता जब था तो पैर उसके लिए समस्या बन जाता था, कहीं जो है किसी भी होल में दिल वगैरह में घुस नहीं पा रहा था, तो धीरे धीरे वो पैर का उपयोग करना बंद कर दिया, तो उसका जो पैर है वो क्या हुआ? आज गायब हो गया। अब वो आराम से कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से और भी लिंक है। आगे के क्लास में इवोल्यूशन जब पढ़ोगे तो पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, वहां यूनिट नहीं पढ़ना, वह पूरा चैप्टर तुमको जो है पढ़ना है इवोल्यूशन का। उससे भी आगे जाओगे तो पूरा बुक पढ़ना है। बात समझ गए ना? तो ये आगे का बात है, लेकिन अभी फिलहाल में आप इतना पे ही संतोष रखिए कि होमोलोगस, एनालॉगस और इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी हम लोगों को ये बता देता है कि किस तरह से सारा का सारा ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है वो एक जैसा है। बात समझ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन भी है। वेस्टिजियल ऑर्गन का भी एविडेंस हमारे पास है। वेस्टिजियल ऑर्गन ध्यान देंगे। ऐसा ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पहले समझिए, आगे आने वाले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? ऐसा ऑर्गन जो क्या होता है कि पहले हमारे यूज में था लेकिन अब हमारे यूज में नहीं है। पहले कभी यूज किया करते थे, जब जरूरत था तो यूज कर रहे थे, अब जरूरत नहीं है तो खत्म हो चुका है। जैसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, हमारे बॉडी में जो अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो समस्या हो जाती है, आपको सुने हो ना। तो अपेंडिक्स क्या करता था? पहले का जब एनिमल या लोग जब सेल्यूलोज यूज करता था, यानी कि कच्चा भोजन, ठीक है, कच्चा भोजन जैसे मान के चलो फल या फिर कुछ इस तरह से जो भी कच्चा था उसको अगर यूज कर रहा था तो उस समय सेल्यूलोज है और उसके पाचन के लिए, उसके डाइजेशन के लिए क्या था कि अपेंडिक्स का जरूरत था। लेकिन आज हम लोग कच्चा खाते हैं, कुछ लोग उबाल करके खाते हैं, पका करके खाते हैं, खाते हैं ना। तो इस कारण से क्या हुआ, आज हमारे बॉडी में उसका जरूरत नहीं है, तो वो वेस्टिजियल हो गया। उपस्थित है लेकिन काम का नहीं है, मतलब प्रेजेंट है लेकिन किसी काम का नहीं है, तो इस तरह के ऑर्गन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन नाम देते हैं। ये किस तरह से
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखाता है, ये हम लोग आगे आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के सभा को हम लोग यही खत्म करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में आपका ये चैप्टर हो सकता है खत्म हो जाए या एक क्लास ज्यादा से ज्यादा और लगे। मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।